वंदे मातरम बच्चों। आज की क्लास में हम सभी 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ, दूसरा कला अर्थात फेज, तीसरा तरंग समीकरण अर्थात वेव इक्वेशन। प्रथम टॉपिक है तरंग दैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ। इसे समझने के लिए तीनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं तरंग चक्र अर्थात वेव साइकिल। ठीक है, तरंग चक्र को इंग्लिश में वेव साइकिल कहेंगे। वेव साइकिल समझने के लिए हम अनुप्रस्थ तरंगों पर फोकस करते हैं। एक तरंग पर फोकस किया जा सकता है, चूंकि अनुप्रस्थ तरंग ली गई है। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग किस तरीके से बनती है? एक श्रृंग और एक गर्त का निर्माण करेंगे हम। एक श्रृंग और एक गर्त मिलाकर एक तरंग चक्र पूरा होता है। इसीलिए यहाँ पर पॉइंट सी पर देखिए एक सेपरेशन लाइन दी गई है। ये यहाँ पर यहाँ से यानी पॉइंट ए से और पॉइंट सी तक अनुप्रस्थ तरंग की एक वेव साइकिल कंप्लीट हुई है। अब इस वेव साइकिल को भी आप बांट सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जैसे पॉइंट ए से बी तक आप ये कहेंगे एक हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, और पॉइंट बी से सी तक भी हाफ साइकिल है। इसको आप पॉजिटिव साइकिल कहोगे, और बी से सी तक का जो साइकिल जो श्रृंग बना रहा है उसको नेगेटिव साइकिल। ठीक है, तो एक तरंग चक्र अर्थात एक श्रृंग और एक गर्त, लेकिन लगातार आ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए से बी का श्रृंग ले लें और डी से ई का एक गर्त ले लें। तो यहाँ पर ये साइकिल टूट जाएगी। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल बहुत दूर दूर है और ये साइकिल टूट रही है बी से डी तक। तो ऐसा नहीं है कि ये एक श्रृंग यहाँ का और एक गर्त यहाँ का ले लिया। आप लगातार आने वाले श्रृंग और गर्त को लेंगे तो ये एक साइकिल पॉइंट ए से और सी तक एक साइकिल कंप्लीट। ठीक है, इससे हाफ साइकिल को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो बांट सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दी है सेपरेशन के लिए, तो पॉइंट ए टू टॉप तक ये एक साइकिल का 1/4 पार्ट है। एक साइकिल का 1/4 पार्ट यानी कि चौथाई साइकिल हम कह सकते हैं। तो ए टू टॉप तक 1/4 पार्ट, और टॉप टू अगेन पॉइंट बी तक फिर से 1/4, फिर से 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है। फिर पॉइंट सी से आप इस पॉइंट तक जाएंगे गर्त तक, ये भी एक 1/4 पार्ट हो गया, ये भी 1/4 पार्ट है साइकिल, और ये भी 1। इन सभी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इन सभी को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट सी तक एक तरंग चक्र पूर्ण हुआ, अर्थात एक साइकिल ली हुई है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तरंग चक्र समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट सी के बाद यहाँ से दूसरा साइकिल का प्रारंभ हो गई। पॉइंट सी से और डी तक दूसरी साइकिल प्रारंभ हो। तो तरंग पॉइंट सी के बाद अपनी साइकिल को, अपने चक्र पुनरावृत्त कर रही है, यानी कि रिपीट कर। और इसने कहाँ तक रिपीट किया है? पॉइंट ई तक रिपीट किया, और ई के बाद फिर से पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति का मतलब दोहराना, रिपीट करना। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको कितनी साइकिल्स दिख रही है तरंग की? ए टू सी एक साइकिल, सी टू ई दूसरी साइकिल, और ई से आगे आर तक, पॉइंट आर तक 3 साइकिल। हमारे इस चित्र में तरंग की 3 साइकिल। ये जो बांटा गया है यहाँ पर 1/4 साइकिल में, इसका भी एक उद्देश्य है
जैसे कि अगर आप यहाँ इस पॉइंट को जहां पर मैं ये राउंड बना रही ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए m, और यहाँ पर आप एक पॉइंट मान लीजिए n, तो आप यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल रहे हैं शीर्ष टू, और ये यहाँ पर शीर्ष। आप देखिए ये जो टॉप है, शीर्ष है, पीक है, पॉइंट एम के ठीक ऊपर जो टॉप है यानी कि श्रृंग बन रहा है, श्रृंग से पॉइंट डी तक आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली साइकिल है 1/4 साइकिल, ठीक। फिर ये हाफ साइकिल हो गई, और ये कितनी 1/4। तो पॉइंट ये शीर्ष से यानी कि पीक से, पीक 2 मान लो, इसको पीक 3 मान लो, यानी कि श्रृंग मान सकते हैं। यहाँ पर पीक 2, इसे पीक 1 मान सकते हैं, 2 और 3। यहाँ से आप देखेंगे दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, पॉइंट 2 to 3। जो स्थिति कण की इस जगह पर है वही स्थिति यहाँ पर है। इसके बाद फिर से देखिए ये एक चक्र हुआ और रिपीटेशन फिर से यहाँ से हो। इसी तरीके से एक चक्र आप इसे मान सकते हैं और एक चक्र यहाँ इसे मान सकते हैं। चक्र कैसे पूर्ण होगा आप देखिएगा, ये 1/4 है, ये 1/2 है, 1/4 है, इन तीनों को ऐड कर एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1। आप ऐड करके देख लीजिए, तो यहाँ पॉइंट 2 से और पॉइंट 3 तक भी एक पूरा चक्र कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये जो डिवीजन किया था साइकिल्स का, ये इसीलिए किया था, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इस पॉइंट पर फोकस कीजिए, इस श्रृंग पर, श्रृंग 1 पर। यहां से आएंगे, तरंग आई और श्रृंग 2 पर पहुंच गई, ऊर्जा श्रृंग 2 पर पहुंच गई। तो ये 1/4, 1/2 और ये 1/4, ये मिलकर भी क्या बनाएंगे 1 कंप्लीट साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि साइकिल कंप्लीट मीन पोजीशन से मीन पोजीशन पर वापस आने पर ही कंप्लीट। एक तरंग में साइकिल का पॉइंट आप कोई भी ले सकते हैं, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो तरंग की शेप फिर से वैसी ही हो जानी चाहिए, उसी तरीके से तरंग को अपनी शेप रिपीट करनी चाहिए, तो वहीं उस पॉइंट से साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, श्रृंग 1 से और श्रृंग 2 तक एक साइकिल, श्रृंग 2 से और श्रृंग 3 तक एक साइकिल, ठीक है। अब आप ये देखिएगा यहाँ से फिर से जो पोजीशन पॉइंट श्रृंग 1 पर थी किसी पॉइंट की, वही पोजीशन पॉइंट की श्रृंग 2 पर है, और श्रृंग 2 के बाद फिर से वैसी ही शेप आ रही है तरंग। श्रृंग 3 के बाद फिर से शेप की वैसी ही, अगर आर के बाद आगे जाते हैं तो फिर से वैसी ही शेप है। तो रिपीटेशन जितनी दूरी बाद तरंग रिपीट कर रही है अपने शेप को, उसको तरंग दैर्घ्य कहेंगे। जैसे पॉइंट ए से सी के बाद, पॉइंट ए टू सी एक कंप्लीट साइकिल होगी, हाफ साइकिल प्लस हाफ साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल हो गई। सी के बाद तरंग ने दोबारा से अपनी शेप को रिपीट करना शुरू किया, ई के बाद तरंग ने दोबारा से अपनी शेप को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ऐसा पूरे एक तरंग चक्र के बाद जितनी दूरी पर तरंग अपनी शेप को रिपीट करती है, उसे उस दूरी को तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यूं तो चित्र में तरंग दैर्घ्य की मूल परिभाषा यही है, और आपको समझ में भी इसी तरीके से आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। यूं तो हम फिगर में, चित्र में हम इस तरह से भी तरंग दैर्घ्य की परिभाषा दे सकते हैं कि ये दो श्रृंगों के बीच की, जैसे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के जो बीच की डिस्टेंस होगी, जैसे दो लगातार श्रृंगों के बीच के डिस्टेंस को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ध्यान से समझिएगा,
दो लगातार श्रृंगों के बीच के डिस्टेंस को भी तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा। और दो लगातार गर्त, ये गर्त है, जहां पर कर्सर है वहां पर ध्यान दीजिएगा, ये गर्त है। और नेक्स्ट इसके जस्ट बाद का गर्त कौन सा है, ये। तो इन दोनों गर्तों के बीच के डिस्टेंस को भी आप तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं। कि हम भिन्न बुक्स में इसे ग्रीक लेटर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज अ ग्रीक लेटर, तो इसलिए यहाँ से पॉइंट दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया गया है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको दो लगातार गर्तों के, लगातार इसलिए कहा गया है, कुछ बच्चे कह देते हैं इस गर्त और इस गर्त के बीच के डिस्टेंस को भी तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, नहीं। दो कॉन्सिक्यूटिव लगातार आने वाले दो गर्तों के बीच के डिस्टेंस को भी लैम्डा कहा जाएगा। दो लगातार आने वाले श्रृंगों के बीच के डिस्टेंस को भी लैम्डा कहा जाएगा। लेकिन लैम्डा की यानी कि तरंग दैर्घ्य की जो मूल परिभाषा है वो क्या है कि जितनी दूरी के बाद, ध्यान दीजिएगा, जितनी दूरी के बाद तरंग अपनी शेप को, अपनी साइकिल को रिपीट करती है, वो दूरी तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है, यानी कि वेव लेंथ कह, ठीक है। तो आपने ये भी समझा कि जरूरी नहीं है कि मेन पोजीशन से, यानी कि ए टू पॉइंट ए टू सी ही इसी को तरंग चक्र कहा जाएगा। आपने समझा कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष, लगातार बाद में आने वाला जो शीर्ष है, तुरंत बाद में, एक शीर्ष के तुरंत बाद में आने वाला शीर्ष तक भी तरंग की एक साइकिल कही जा सकती है, क्योंकि ये 1/4, हाफ और फिर 1/4, ये भी यहाँ इस तरीके से भी तरंग अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, क्योंकि श्रृंग 2 के बाद फिर से उसने शेप को दोबारा उसी तरीके से दोहराया है। ये अलग बात है कि शेप अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। पॉइंट ए टू सी जाएंगे तो शेप इस तरीके से बनेगी तरंग की, और पॉइंट 1 to 2 जाएंगे तो तरंग की शेप ये होगी, ठीक है। कर्सर पे और पेन पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से पॉइंट 2 to 3 जाएंगे तो तरंग की शेप भी इसी तरीके से होगी। तो ये शेप रिपीट हुई यहाँ पर, ये शेप यहाँ रिपीट हुई पॉइंट ए टू सी, और सी टू ई भी इसी तरीके से रिपीट होती है तरंग की शेप, सी टू ई, ये भी इसी तरह से रिपीट हुई है। तो यहाँ रिपीटिशन है, पॉइंट ए टू सी भी उसी तरीके की शेप है, और ई से, सी से ई भी उसी तरीके की शेप जा रही है। चित्र में ध्यान देंगे, यहाँ दो श्रृंगों के बीच शेप रिपीट हो रही इस तरीके से। बस शेप का रिपीट होना, जितनी दूरी के बाद कोई भी तरंग अपनी शेप को रिपीट करेगी, उसे, उस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, गर्त के लिए भी आप समझ लीजिए, जैसे कि अगर यहाँ से शेप लेते हैं, तो ये शेप इस पॉइंट से, यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट से, और इसको भी नाम दे दो O और P, तो पॉइंट O टू P, इसी तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट पे भी आप ले सकते हैं, इसको X दे दीजिए पॉइंट, तो X टू O तरंग की शेप किस तरीके की है, X टू O तरंग की शेप ये है, और O टू P तरंग की शेप ये है। तो X टू O और O टू P शेप रिपीट हो रहा है, इस दूरी को, फ्रॉम X टू O और O टू P, इस डिस्टेंस को भी आप क्या कहोगे, तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं।
तो 3 परिभाषाएं हो गई तरंग की। तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त करती है उस दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अच्छा, दैर्घ्य शब्द कहाँ से आया? दैर्घ्य का शब्द का डेरिवेशन दीर्घ से हुआ है। दीर्घ, ठीक, दीर्घ मीन्स क्या होता है? लंबा। इसलिए तरंग दैर्घ्य बोलते हैं कि तरंग की लंबाई कितनी। तो तरंग दैर्घ्य हो गया और इंग्लिश में वेव लेंथ। इसीलिए देखिए दैर्घ्य की इंग्लिश क्या ली गई है? लेंथ ली गई है। कितनी लंबी है, कितनी दीर्घ है तरंग, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत अर्थात तरंग शीर्षों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है। तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत तरंग शीर्षों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए क्या हो जाएगा? दो क्रमागत संपीडनों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और एक चौथी परिभाषा और है भाई, माध्यम के कण द्वारा एक दोलन पूर्ण करने पर तरंग जितनी दूरी आगे बढ़ती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो इसे भी आप समझ लो। मान लो यहां पर एक कण है, क्योंकि तरंग जब आएगी तो इस कण को, ये कण दोलन करेगा, तरंग से ऊर्जा लेकर ये कण दोलन करेगा। तो जो ही इस कण को ऊर्जा मिलेगी तो ये अप और डाउन और फिर वापस अपनी माध्य स्थिति। जो ही इस कण को ऊर्जा मिलेगी तो ये कण अप जाएगा, फिर डाउन माध्य स्थिति पर, फिर डाउन और अपनी माध्य स्थिति। ये कण का एक कंप्लीट दोलन हुआ। तो एक कण जितने समय में अपना दोलन कंप्लीट करता है, तरंग उतनी देर में जितना आगे, तरंग तो इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तरंग तो ऊर्जा है और तरंग कहाँ आगे बढ़ रही है? आगे की ओर, लेफ्ट टू राइट। उतनी देर में तरंग जितना आगे बढ़ जाती है उसको भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगर ये कण यहाँ पर था तो अभी ये शून्य स्थिति में है और जो ही इसको बाहर से, चाहे आप अपने हाथों को हिलाकर इसे रस्सी मान लीजिए और अपने हाथों को हिलाइए, तो ये कण अप जाएगा, डाउन और फिर अपनी माध्य स्थिति, ठीक है। तो ये जितनी देर में अप डाउन और अपनी माध्य स्थिति में वापस आएगा उतनी ही देर में तरंग ये कहाँ पहुंचेगी? पॉइंट सी पर। उतनी ही देर में ये तरंग पॉइंट सी पर पहुंचती है, ऐसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है। तो चूंकि कण जितनी देर में अपना दोलन कंप्लीट कर रहा है उतनी देर में पॉइंट ए टू सी पहुंच जाती है, तो बात वही हो गई कि तरंग जितनी दूरी के बाद अपने को पुनरावृत्त कर। बात यही, पॉइंट फर्स्ट और फोर्थ एक ही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो माध्यम के कण द्वारा एक तरंग एक दोलन पूर्ण होने पर तरंग जितनी दूरी आगे बढ़ती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आपको जो भी परिभाषा अच्छे से समझ में आई हो उसे आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं 4 मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि हर बुक में अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। तो आप ये कहते हैं मैडम फलाने किताब में तो ये लिखा है, इसलिए मैंने आपको ये चारों परिभाषाएं बताई हैं। अब आपको जो समझ में आ रहा हो अधिक अच्छे से, आप उस परिभाषा को मस्तिष्क में बिठा लीजिए और हम एक ही परिभाषा द्वारा बहुत सारी चीजों को हल कर सकते। कबीरदास जी कह चुके हैं ना कि एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। आपको जो भी परिभाषा इसमें से आपके अनुसार उचित लग रही हो आप उसको सीख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य चूंकि एक दूरी है इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है कला, फेज, इंग्लिश में फेज कहते हैं। जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था
एसएचएम सरल आवर्त गति, तब आपने कला को समझा था। यहाँ पर जो ग्राफ दिया है, आप इसको वेव समझने की गलती मत कीजिएगा। ऊपर आप वेव पढ़कर आए हैं जिसमें एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को आप कह सकते हैं उसमें अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा रही थी, स्ट्रिंग यानी रस्सी, ठीक है। और वहां पर एक्चुअल स्ट्रिंग थी और जिसको हाथों द्वारा हिलाया जा रहा था और उसमें अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त बना। ये जो है कला को समझने के लिए, यहाँ पर ये वेव नहीं है, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ है जब कोई तरंग माध्यम में प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है, आपको पता है कि माध्यम के कण दोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोलन करते हैं तो वो अपनी माध्य स्थिति से हटते हैं, एक और विस्थापन करते हैं, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति में आते हैं और फिर वो दूसरी ओर नेगेटिव डायरेक्शन में दोलन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों को ले लिया जाए तो कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल पे फोकस किया गया है, ठीक है, कि कोई भी एक पार्टिकल। यूं तो जब तरंग जाती है तो माध्यम के सभी कण दोलन करते हैं, कंपन करते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ एक कला को समझने के लिए हम सिर्फ एक कण पर फोकस करेंगे। तो जो ही इसको ऊर्जा मिलेगी, इस पार्टिकल को, ब्लू कलर का जो पार्टिकल है, ये अपनी माध्य स्थिति से आगे जाएगा, ऊर्जा पाकर माध्य स्थिति पर आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में और फिर अपनी माध्य स्थिति। ये इसका एक दोलन कंप्लीट हुआ। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये इस कण का समय के साथ माध्य स्थिति से विस्थापन बता रहा है, ठीक है। समय के साथ माध्य स्थिति से विस्थापन, और ये जो ग्राफ खींचा गया है, ये एक्स एक्सिस पर फेज को बताया गया। फेज यानी कला, एक्स एक्सिस पर फेज है और वाई एक्सिस पर विस्थापन है। विस्थापन, यहां पर जो कण है इसके विस्थापन को 1 दिखाया गया है, +1 यानी अधिकतम स्थिति, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर ये अधिकतम विस्थापन है, -1 में दूसरी ओर नेगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन है। तो ग्राफ में भी आप देखेंगे वाई अक्ष पर विस्थापन को शो किया गया है, ग्राफ में वाई अक्ष पर विस्थापन शो किया गया है। और जीरो पोजीशन, जीरो का मतलब क्या है, ये अपनी माध्य स्थिति पर है, कर्सर पे ध्यान देंगे। जीरो का ग्राफ में अर्थ है कि कण अपनी माध्य स्थिति पर, जब ये बीच की पोजीशन में होगा, यानी कि इस स्थिति में होगा जहां पर π/4 लिखा गया है, उस स्थिति में ये -1/2 में दिखाया गया। ये ग्राफ में आ जाइए, फिर से आप यहां पर आ जाते हैं, +1 अधिकतम विस्थापन किससे दिखाया गया, +1 से। तो ग्राफ में भी अधिकतम विस्थापन कहाँ है, +1 पर। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन, जिसको आप न्यूनतम विस्थापन भी कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अधिकतम विस्थापन -1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर y अक्ष पर -1 शो किया, ठीक है। अब कला पे आ जाइए। कला जो है वो क्या बताती है, कला फेज, फेज इज द पोजीशन, स्थिति बताती, किसकी, पॉइंट की। पॉइंट यहाँ पर पॉइंट जरूर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कण समझ सकते हैं। फेज इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन टाइम, किसी भी समय, ऑन अ साइकिल ऑफ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म की एक चक्र में कण की स्थिति क्या है, एक चक्र में, तरंग के एक चक्र में कण की स्थिति। एक चक्र तरंग का कब पूरा होता है, जब ये वापस अपनी माध्य स्थिति से वापस एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके और वापस अपनी माध्य स्थिति में आ जाएगा। तो इस कण का भी एक साइकिल कंप्लीट हुई और तरंग की भी एक साइकिल। तरंग तो आगे इस कण को डिस्टर्ब करके तरंग आगे बढ़ जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है तरंग का
कि तरंग एक ऊर्जा है जो माध्यम के कण को डिस्टर्ब करती है और खुद आगे बढ़ जाती है। तो तरंग जब इस पार्टिकल के पास आएगी, ऊर्जा जब इस पार्टिकल के पास आएगी तो पार्टिकल दोलन करेगा तो दोलन में इसका एक दोलन जितनी देर में कंप्लीट होगा, तरंग का एक चक्र भी उतनी ही देर में कंप्लीट। अभी आपने अनुप्रस्थ तरंगों में पिछले टॉपिक में देखा था कि जितनी देर में इस कण का एक दोलन कंप्लीट होता है, उतनी ही देर में तरंग का एक चक्र कंप्लीट होता है। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, जितनी देर में इस कण का एक दोलन, चूंकि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं इसलिए यहाँ पर ये जो कण है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जितनी देर में ये एक साइकिल पूरी करेगा, अब इसकी एक साइकिल पूरी हुई, उतनी ही देर में ये तरंग आगे बढ़ जाती है। तो कण का एक दोलन और तरंग का एक चक्र एक साथ कम, इस बात को ध्यान रखिए। कण का एक दोलन और तरंग का एक चक्र एक साथ कंप्लीट होते हैं, एक ही समय लगता है, ठीक है। तो फेज इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी कि पार्टिकल की, यहाँ पर पॉइंट मतलब ये कण, पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव। तो फेज क्या बताती है? कण की स्थिति बताती है एक तरंग चक्र में कण कहां पर है, ठीक है। एक तरंग चक्र में कण कहां पर है ये फेज बताती है। फेज से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कण अपनी किस स्थिति में है। फेज इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विमाहीन है, कोई विमा नहीं होती फेज की। और तरंग चक्र की एक कंप्लीट साइकिल यानी वन कंप्लीट साइकिल में एक कण का जो फेज होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि एक पूरा चक्र लगाकर कण वापस आ जाए अपनी पोजीशन पर, तो इसका एक चक्र कंप्लीट होगा, यानी कि इसकी जो फेज होगी या तो 0 होगी या 360, ठीक है, या 0 या 360। तो ये जो फेज है, ये जो एक्सिस है इस ग्राफ में, जो एक्स एक्सिस है इसको फेज बताया गया और जो वाई एक्सिस है उसको विस्थापन बताया गया है। तो ये जो ग्राफ है ये विस्थापन, फेज विस्थापन ग्राफ है। तो अब आप देखेंगे अभी जो कण है उसकी स्थिति मीन पोजीशन पर है, माध्य स्थिति। तो यहाँ पर कण, ये स्थिति है इसकी कण की माध्य स्थिति। अब दोलन वाइज, आप ऑसिलेशन वाइज समझेंगे। अभी कण हमारा, ये जो कण है जो दोलन कर रहा है तरंग के चलने पर, ये अगर यहाँ आएगा तो इसकी स्थिति ये होगी ग्राफ में, इस पॉइंट पर स्थिति मानी जाए। अब अगर हमारा ये कण यहाँ पर पहुंचेगा तो ग्राफ में इसकी स्थिति को यहां मानेंगे, ठीक है। कण वापस आ रहा है यानी कि अपनी मीन पोजीशन की ओर वापस आ रहा है, तो यहां आएगा पहले, तो इसकी स्थिति क्या होगी ग्राफ में इस पॉइंट पर, देखिए, ठीक है। 1/4 जब ये यहां पर था पहले, फिर जब वो लास्ट में गया +1 पे, ठीक है, तो +1 पे स्थिति यहां पर हो गई थी, ठीक। +1 पोजीशन में कण की स्थिति यहां पर थी, ग्राफ में भी +1 पर है, ठीक है। अब ये वापस आया है अपनी स्थिति पर, यानी कि 1/2 पोजीशन पर, π/4 पोजीशन पर, तो ग्राफ में भी इसकी स्थिति यहां पर है, ठीक है। अब अगर कण ये वापस यहाँ आएगा मीन पोजीशन पर, तो ग्राफ में भी आप देखेंगे ये कहां पर वापस आ गया है, मीन पोजीशन पर, यानी कि कहां पर है 0 पर। इसकी स्थिति यहाँ पर कहाँ है 0 पर आ गई और कण भी अपनी माध्य स्थिति में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कण दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर, अब इसकी स्थिति कहां पर हो जाएगी ग्राफ में, हाँ, ठीक। फिर से कण यहाँ पर आ गया, ग्राफ में इसकी स्थिति कहां पर बनेगी
-1 पे आया है, -1 में ग्राफ की स्थिति यहाँ पर है। अब आप देखिए -1 में यहाँ पर कर्सर पे ध्यान दीजिए, कण का ग्राफ पे स्थिति हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, इस पॉइंट पे और -1 पे, ठीक है। इसी तरह से कण वापस जब लौटेगा तो ग्राफ पर कण की स्थिति कहां पर हो जाएगी, इस पॉइंट पे। और जब अपनी पूरी कंप्लीट साइकिल कर लेगा तो ये वापस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ से इस पॉइंट पे यानी 2 पाई पे पहुंचेगा। 2 पाई का मतलब 360, पाई का मतलब 180, ठीक है। हाफ का मतलब 90, हाफ पाई का मतलब 90 डिग्री। तो जब कण इस स्थिति में है तो 90 डिग्री पर, यानी कि ग्राफ में पोजीशन ये है और कला कितनी, 90 डिग्री, ठीक है। जब यही कण वापस अपनी स्थिति में आता है तो कला कितनी है, 180। जब ये कण यहाँ इस तरफ आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, कला कितनी है, 3 पाई/2, और वापस अपनी इस माध्य स्थिति पर आ जाता है तो कला कितनी है, 360। तो कला को कोण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कोण से हम किसी भी कण की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये विस्थापन और कला ग्राफ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फेज ग्राफ है। तो फेज क्या बता रही है आपको, फेज इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम ऑन अ साइकिल ऑफ अ वेव फॉर्म। फेज इज अ डायमेंशनलेस एंड वन कंप्लीट साइकिल इज 2 पाई। कला किसी तरंग के एक तरंग चक्र पर किसी कण की स्थिति का प्रदर्शन कर, ठीक है। तो कला भी कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक ऐसा है जो छोटा सा है, बिल्कुल बीच में डाला है मैंने, प्रगामी तरंगे। बहुत सरल है। प्रगामी, गामी मतलब गमन करना अर्थात आगे बढ़ना, तो प्रगामी तरंगे या प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तीसरा नाम है ट्रेवलिंग वेव्स। ट्रेवलिंग मतलब जो यात्रा करती हैं तरंगे, तो ट्रेवलिंग वेव हो गई, ठीक है। तो सभी तरंग, तरंग का मतलब ही होता है ऐसी ऊर्जा जो किसी माध्यम में आगे बढ़ती है। तो इसलिए दोनों ही तरंगे, चाहे वो अनुप्रस्थ हो चाहे अनुदैर्घ्य हो, दोनों ही तरंगे किसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं। इस कारण इनको प्रगामी, गामी मतलब गमन करना, आगे बढ़ना, प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स और ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है वेव फॉर्म, वेव इक्वेशन। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज आप इतना ही पढ़ें। वेव इक्वेशन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा।